हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने सारे एरर्स के बारे में देख लिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका ग्रॉस एरर देख लिया था, हम लोग सिस्टमेटिक एरर देख लिया था, रैंडम एरर देख लिया था, ठीक है। तो उसमें अलग अलग हम लोग देख लिए थे कि जो आपका जो ग्रॉस एरर है ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर भी देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिस्टमेटिक एरर को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो क्या क्या था? वो था आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड आपका ग्रॉस एरर से जो रिलेटेड था, ठीक है। लास्ट में था आपका रैंडम एरर था। क्लियर? तो आगे हम लोग जो हमारा टॉपिक एरर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको 1v1 करके हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मतलब जो वैरी करते रहता है, जो वैरी करते रहता है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। सपोज दैट देखिए यहाँ पे ये कोई आपका सिस्टम है। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया, ठीक है। तो हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि जब इसमें हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, जब इसमें हम लोग कोई इनपुट देंगे, ठीक है, जब इसमें हम लोग इनपुट देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मतलब इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या करेगा? वेरी करेगा। कभी भी किसी भी सिस्टम में हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो देन हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। बट स्टैटिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आपका सिस्टम हो गया। हर एक सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक तो इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी इनपुट देंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन कि स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना, वो टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा, ओके। बिल्कुल क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कि जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। और डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो टाइम पे डिपेंड होता है। टाइम पे डिपेंड का मतलब ये होगा कि वो टाइम के साथ साथ जो है आपका वेरी करेगा, ठीक है। फिर से समझने का कोशिश कीजिए। स्टैटिक में क्या होता है? जैसे सपोज दैट कोई सिस्टम है, इसका इनपुट है, ये उसका आउटपुट है, ठीक है। तो हम लोग को इनपुट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वेरी करेगा। लेकिन ये जो इनपुट है, ठीक है, और ये जो आउटपुट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइम से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है स्टैटिक स्टैटिक, ठीक है। कि ये जो है आपका सिस्टम वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग डायनेमिक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट दिया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। और ये जो इनपुट आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो चेंज होते रहता है उसको लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो वही देख लीजिए यहाँ पे स्टैटिक, the set of criteria defined for the instrument which are used, the quantity which are slowly varying with time और mostly constant, ठीक है। मतलब कि स्टैटिक में क्या होता है कि इस सिस्टम में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो है, ठीक है, वो जैसा हम लोग इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आता है। लेकिन ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो इस तरीके का जो स्टैटिक सिस्टम होता है, ठीक है, अगर हम लोग बोले तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो भी वेरी कर रहा है बट वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। देन इस तरीके के हम लोग सिस्टम को बोलते हैं
स्टैटिक सिस्टम। क्लियर। डायनेमिक में देख लीजिए, द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंज रैपिडली विथ टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब वैसा सिस्टम, ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी करता है, जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। क्या होता है कि वो वेरिएबल वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वैसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। और वैसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसके लिए उस केस में जो टाइम की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, या अगर वेरी करेगा मतलब बहुत स्लोली वेरी करेगा जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देन वैसे सिस्टम को लोग बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम पे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। और डायनेमिक में क्या होता है कि सिस्टम जो है वो टाइम पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो भी चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा, तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें यही समझने वाला बात है कि स्टैटिक में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डायनेमिक सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो भी मेजरिंग जिस तरीके की क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक बोला गया है इसको कि ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल स्टैटिक है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन डायनेमिक जो स्टैटिक है वो क्या कर रहा है कि वो पूरी तरीके से टाइम पे डिपेंड है। जैसे जैसे आपका मतलब जो क्वांटिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो वेरी करेगी, इसलिए इसको बोला जाता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक में, कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एग्जाम्स के अलावा आपके जो भी इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए इसको, तब स्टैटिक हम लोग देखते हैं। आगे देखिए हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग देखेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इफ क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कॉल्ड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि अगर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इसलिए को बोला जाता है स्टैटिक, ये टाइम पे डिपेंड नहीं होता है, स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि डायनेमिक में क्या होता है वो टाइम पे डिपेंड कर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। ठीक है, बट स्टैटिक में क्या होता है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा। क्लियर, इसलिए उसको बोला जाता है स्टैटिक। अब स्टैटिक में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के वन बाय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे अलग अलग लेक्चर में। ठीक है, जिसमें पहला है आपका एक्यूरेसी, दूसरा है आपका प्रिसीजन, तीसरा है आपका लिनियरिटी। ठीक है, चौथा है आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, चौथा है आपका डेड जोन। ठीक है, उसके बाद है आपका डेड टाइम, इसके बाद है आपका ड्रिफ्ट, इसके बाद है रिजोल्यूशन। ठीक है, इसी में आपका थ्रेशोल्ड एंड हिस्टेरिसिस। ठीक है, ये तो आपका स्टैटिक है। ठीक है, इसके अंडर में ये सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या है, लिनियरिटी क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, डेड जोन क्या है, डेड टाइम क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है और हिस्टेरिसिस क्या है। ठीक है, और इस पे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, वन बाय वन करके हम लोग सबको क्या करेंगे कि आपका हम लोग डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, पहला जो सिस्टम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सटीकता। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। ठीक है, तो एक्यूरेसी को हम लोग समझने का कोशिश करें। ठीक है, कि दो तरीके की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू, ठीक है, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब सटीकता। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि कोई भी क्वांटिटी है, उसका ट्रू वैल्यू है आपका 1। ठीक है, कोई भी वैल्यू उसका, कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू है 1 और मेजर्ड वैल्यू है आपकी 0.9, 0.8, 0.7, 0.6,
0.5 और 0.4 और ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है, कौन सा वैल्यू एक्यूरेट है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखने का है कि आपका कि जो भी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, आपका ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक होगा, सबसे क्लोज होगा, ठीक है, वो सबसे क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। कि कोई भी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक और सबसे क्लोज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसके नज़दीक जो कौन सा वैल्यू, तो उसके नज़दीक जो सबसे वैल्यू है वो है 0.9, ठीक है। मतलब कि ये जो वैल्यू है जो 1 का सबसे नज़दीक है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, सटीक होगा किसी भी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें कि एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, तो एक्यूरेसी बोलता है एक्यूरेसी रिफर टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। फिर एक्यूरेसी किसको रिफर करता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ट्रू वैल्यू कितनी है, 1 है, इसके सबसे क्लोज कौन सी वैल्यू है, इसके सबसे नज़दीक जो है वो 0.9 है, ठीक है। तो देन इसमें सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी, तो वो 0.9 होगी, क्योंकि ये 1 के सबसे सबसे क्या है, क्लोज है, 1 के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी का डिफिनेशन हो गया कि एक्यूरेसी रिफर टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। जो भी उस वैल्यू के जो सबसे नज़दीक जो वैल्यू होती है वो उसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है। क्लियर। आगे देखिए, एक्यूरेसी इज एन इंडिकेशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी क्या मतलब इंडिकेट करता है कि मेजर्ड वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है इस ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है, ठीक है। एक्यूरेसी इज एन इंडिकेशन, मतलब इंडिकेट करता है, आपको दिखाता है, ठीक है, कि इंडिकेशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एक्यूरेसी के द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, कितना ज़्यादा पास है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर उसका ट्रू वैल्यू दिया रहा है, आज बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम का अगर उसका मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है और पूछा जाए कि इसमें सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो अपने को ध्यान रख रहा है एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक, उसके पास, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू को सबसे ज़्यादा पास हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पॉइंट्स में जो आंसर आता है, ठीक है, तो उस पॉइंट्स में भी जो उसके सबसे नज़दीक जो आंसर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उस आंसर का सबसे ज़्यादा क्या है, अप्रॉक्स अगर हम लोग मान लेते हैं तो उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा पास में होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमेशा क्या करता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस को प्रदर्शित करता है। एक्यूरेसी के द्वारा हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी आपका इंडिकेट करता है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा पास है, ठीक है। जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी ज़्यादा पास होगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ट्रू वैल्यू 1 है और उसकी मेजर्ड वैल्यू 0.9 है, ठीक है। इसमें 0.1 का क्या है, डिफरेंस है। कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होता है, ठीक है। इसका रीजन हो सकता है कि या तो टेम्परेचर चेंज की वजह से, ह्यूमिडिटी चेंज होकर, या इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बट अप्रॉक्स 0.9 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आपका एक्यूरेसी है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो कभी भी कोई एग्जाम्पल दिया रहा है तो हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि ट्रू वैल्यू उसकी क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो अपन देखेंगे कि जो भी इस तरीके से टेबल दिया हुआ मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा पास में है, ठीक है, तो वो वैल्यू को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो कोई अगर पूछता है इस तरीके से कि इसमें से कौन भी वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और कोई वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, तो अपने को बताना है कि वो वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा पास में हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें मेजर्ड वैल्यू दिया है 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, ठीक है। तो इसमें 1v1 करके हम लोग चेक करते हैं तो 0.9 जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, ठीक है। मतलब ये सबसे एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देख लीजिए, द मेजर्ड क्वांटिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपका जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, क्यों, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डीसी, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से, या बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे हम लोगों ने एरर पढ़ा था अभी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारे एरर थे, ठीक है। तो उस एरर में हम लोग देखा था कि अलग अलग तरीके से उसमें अगर हम लोग सही तरीके से सिस्टम को सेट नहीं करते हैं, या इन्वायरमेंटल की वजह से, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से उसमें एरर आ सकता है, ठीक है। तो मेजर्ड क्वांटिटी है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपका सिंपल से एग्जाम्पल है एक्यूरेसी के लिए। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा जो पास होगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, एक्यूरेसी रिफर टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। एक्यूरेसी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब वो ट्रू वैल्यू के कितने पास में है, ठीक है। एक्यूरेसी इज इंडिकेशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी है वो मेजर्ड वैल्यू इंडिकेट करता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा पास में है, ठीक है। वो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा पास में होगा, वो जो वैल्यू होगा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जो मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ट्रू वैल्यू से ड्यू टू चेंजेस ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बहुत सारा ऐसा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या है, आगे देखते हैं हम लोग एक्यूरेसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्यूरेसी, इस पर बहुत सारे नोमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1v1 करके ये हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं और इस पर कुछ नोमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, देखिए, एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। जो आपकी एक्यूरेसी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, तो परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। परसेंटेज एक्यूरेसी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्यूरेसी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो एक्यूरेसी को हमेशा परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, क्लियर। इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए यूनिफॉर्म स्केल, द एक्यूरेसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि जो एक्यूरेसी हो को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैविंग यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका क्या है, स्केल है, इस तरीके से, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और उसका जो स्केल है वो कैसा है, यूनिफॉर्म स्केल है। द एक्यूरेसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो हमेशा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्यूरेसी को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अब उसका जो स्केल है वो लीनियर है, यूनिफॉर्म है, तो जो एक्यूरेसी को हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। आगे देखिए, जो बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, तो अपने को में ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है GAE, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आपके जब आप लोग JEE वगैरह का पेपर दोगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन एक नया चीज़ आएगा, ठीक है। कि हमको थोड़ा सा आगे बढ़ के भी सोचना है कि एग्जाम के साथ साथ अभी आपको कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताते जाऊँगा कि कोई कम्पिटिटिव JEE वगैरह का जब पेपर दोगे ना, तो वहाँ जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ा रहेगा, तो जब वहाँ पे प्रिपरेशन करोगे ना, तो इजीली चीज़ समझ जाओगे कि सर ने कभी इस तरीके की बात बताई थी, हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है GAE, इसका पूरा नाम होता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर, ठीक है, उसको बोला जाता है GAE, ठीक है। GAE इसको बोला जाता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर, ठीक है। GAE ऑलवेज मेंशन बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर है वो किसके द्वारा मेंशन किया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, जो किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करता है, उसके द्वारा ये क्या करता है, मेंशन किया जाता है, क्लियर। GAE इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू FSD, ठीक है। जो GE है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD,
हमेशा आएगा FSD, इसको बोला जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं फुल स्केल रेटिंग, ठीक है। मतलब कि जो आपका GE है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, वो एक्यूरेट किया जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ वैल्यू दिया हुआ अब, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 एम्पियर प्लस माइनस 1% ऑफ FSD, 2 एम्पियर 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 3 एम्पियर 5 एम्पियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका फुल स्केल यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0 to 10, ठीक है। और GAE वैल्यू दिया हुआ है कि 1% ऑफ FSD, 1% ऑफ FSD। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे GAE वैल्यू को, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो ये हमेशा दिया हुआ है कि GAE ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमेशा GAE वैल्यू को हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1%, तो GAE वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें गारंटी एरर का, तो 1% को हम लोग लिख सकते हैं 1/100। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो आपका गारंटी एक्यूरेसी एरर है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि GAE वैल्यू दिया है वो 1% ऑफ FSD, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये आपका एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो GAE 1%, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/100 1% को, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा एक फार्मूला होता है GAE वैल्यू का कैलकुलेट करने का, हम लोग बोलते हैं कि रीडिंग वैल्यू इंटू x/100 इक्वल्स टू GAE वैल्यू। अपने को याद रखना है ये, अपने इसी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, कि रीडिंग वैल्यू इंटू x/100, ठीक है, इक्वल्स टू GAE वैल्यू, ठीक है। वेयर यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, आपका लिमिटिंग एरर है, x क्या है आपका लिमिटिंग। फिर से समझ लीजिए कि जो आपका GAE का पूरा नाम है गारंटेड एक्यूरेसी एरर, और जो आपका GAE है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये टर्म दिया रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ और इस तरीके से आपका लिखा हुआ है कि GAE वैल्यू 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैन अगर हम लोग कैलकुलेट करें GAE वैल्यू को, तो परसेंटेज दिया 1% फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 1% 1/100 इंटू 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, क्लियर 0.1। तो यहाँ पे देखिए इसको सेम यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 एम्पियर प्लस माइनस 1% FSD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग सिंपल बात करें, तो अभी इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 0.1, ठीक है। उसी 2 एम्पियर प्लस माइनस 1%, ठीक है। तो 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1 मतलब सब केस में क्या हो जाएगा ये 0.1 0.1 0.1 0.1, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका GAE वैल्यू दिया हुआ है कि 1% ऑफ FSD, 1% ऑफ FSD 1%, अगर कुछ और वैल्यू होती तो ये वैल्यू आपकी चेंज होते जाती, ठीक है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GAE वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो GAE वैल्यू होता है रीडिंग वैल्यू इंटू x/100 इक्वल्स टू GAE वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसके टर्म में, ठीक है, कि आपका रीडिंग वैल्यू इंटू x/100 इक्वल्स टू गारंटेड एक्यूरेसी एरर होता है, वेयर x क्या है आपका लिमिटिंग एरर है। तो यहाँ से हम लोग लिमिटिंग एरर कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग वैल्यू, तो यहाँ पे रीडिंग वैल्यू कितनी है इस केस में 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 इंटू x/100, ठीक है। और GAE वैल्यू, तो GAE वैल्यू कितनी है ये, अगर इस केस में हम लोग बात करें तो कितनी है ये 0.1, ठीक है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, x की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये हो जाएगी 10%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अगर हम लोग बात करें 2 एम्पियर के लिए बात करें, तो रीडिंग वैल्यू इंटू x/100, मतलब रीडिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 इंटू x/100, ठीक है, x/100, और आपका GAE वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा
50, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, मतलब लिमिटिंग एरर यहाँ पे कितना कैलकुलेट होगा मेरा 5% कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 3 एम्पियर के लिए बात करें तो सेम चीज, रीडिंग वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू x/100 क्लियर इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी 3.33। ठीक है, अगर हम लोग 9 एम्पियर के लिए बात करें तो रीडिंग वैल्यू कितना दे रखा है 9 इंटू x/100 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, अगर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1%। ठीक है, अगर हम लोग 10 के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू x/100 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमारी वैल्यू आई है। क्लियर, ठीक है, और देन यहाँ से मेरा क्या होगा एक रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए, इस केस में इसकी वैल्यू आई ±10%, ±5%, ±3.3%, ±1.1%। ठीक है, एंड देन ±1%। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आया, यहाँ पे एक रिजल्ट आया। पहले 1 एम्पियर था, फिर 2 एम्पियर था, फिर 3 एम्पियर था, फिर 4, 5, 6, 9 एम्पियर हुआ, फिर 10 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू की तरफ चलते हैं, पहले आपकी वैल्यू 0 थी, उसके बाद 1 हो गई, उसके बाद 2 हो गई, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका मतलब कि जो आपका लिमिटिंग एरर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग 0 वैल्यू से फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तरफ चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 से 10 तक हम लोग बात करें तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो जो आपका लिमिटिंग एरर है, ठीक है, पहले 1 एम्पियर के केस में कितना आ रहा है 10% आ रहा है, 2 एम्पियर के केस में कितना आ रहा है 5% आ रहा है, 3 एम्पियर के केस में क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो जब हमारा पॉइंटर जो है, ठीक है, आपका 0 से इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन की तरफ मूव करेगा तो जो मेरा जो लिमिटिंग एरर है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, वो रिड्यूस करते जाएगा। ठीक है, रिड्यूस करते जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है मेरा वो सॉल्व हो सकता है। इसको देखिए, इसका कुछ पॉइंट्स है, मैं वो नोट डाउन करवा देता हूँ। देखिए लास्ट के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिखवाए हैं, बाकी इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि पहले बता दिया था कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज ऑलवेज मेंशन बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा क्या किया जाता है, आपका मेंशन किया रहता है। ठीक है, इट ऑलवेज कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि जीआई है वो हमेशा फुल स्केल रीडिंग के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट एरर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि हर एक केस में जीआई वैल्यू कितनी आ रही थी 0.1, 0.1, मतलब जीआई को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट एरर। तो यहाँ से एक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर बोल। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जीआई को कौन सा एरर बोलते हैं, कांस्टेंट एरर या वेरिएबल एरर, तो जीआई को हमेशा बोलते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है, इट इज ऑलवेज नोन एज कांस्टेंट एरर बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू ऑलवेज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमेशा ये क्या होता है कि बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू ऑलवेज इट इज कांस्टेंट। ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमेशा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है, आगे देखिए, वेयर एज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड व्हेन द पॉइंटर मूव्स फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये आपका पॉइंटर था, ये 0 था, ये 10 था। ठीक है, और वैल्यू आ रही थी 10%, 5%, 3.3%, ठीक है, 1.1% और 1%। ठीक है, तो जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है उसका वो क्या होगा कि जैसे जैसे जो पॉइंटर है 0 से फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तरफ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि वेयर एज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, जो परसेंटेज एरर की जो वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज करती जाएगी व्हेन द पॉइंटर मूव्स फ्रॉम
जब आपका पॉइंटर यहाँ से धीरे 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 इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, मतलब 0 से लेकर 10 तक जैसे जैसे आपका पॉइंटर मूव करेगा ना, ठीक है, जैसे जैसे आपका पॉइंटर है, या मान लीजिए कि एक पॉइंटर है, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाएगी। तो अपने को ध्यान में रखना है कि वेयर एज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड when the pointer moves from initial value to final value, it is known as variable error, ठीक है। तो हमेशा जो लिमिटिंग एरर है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एरर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 10%, 5%, 3.3%, 1%, 1.1% और 1%। मतलब जैसे जैसे पॉइंटर है आपका 0 से फाइनल की तरफ पहुंच रहा है, तो जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक तरह के वेरिएबल है। बट गारंटेड एक्यूरेसी एरर के केस में क्या हो रहा था, जो हमेशा वैल्यू कितनी आ रही थी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन में भी और फाइनल पोजीशन में हमेशा उसकी वैल्यू आ रही थी 0.1, इसलिए उसको बोला गया था आपका कांस्टेंट एरर, और आपका इसको बोला जाता है आपका वेरिएबल एरर। क्लियर, आगे देखिए, परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ, जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है उसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। क्लियर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।